कल जाएंगे उसके आगे स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक तो यहाँ से दिखाई दे रहा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड दूसरा कौन सा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये जो दो सेल हमने कल दो टाइप पढ़े थे ना, एक का डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इनमें क्या डिफरेंस है तो एक बार दोबारा रिवाइज भी हो जाएगा और डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। तो दो सेल कौन कौन से देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मेन पॉइंट्स क्या क्या है। पहली बात हमने कल पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करना पड़ता है, करंट पास करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग उसमें पास करेंगे तो उसमें करंट यानी केमिकल रिएक्शन होगी, करंट नहीं केमिकल रिएक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन बन गई ना इसकी, डिवाइस which can convert electrical energy into chemical energy. A device which can convert electrical energy into chemical energy called electrolytic cell. तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकंड बात अगर इसमें अपन देखें इसी सेल में तो देखो हुआ क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, फंक्शन क्या है। तो फंक्शन है कि इलेक्ट्रिसिटी पास केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो रिएक्शन होगी, नहीं देंगे नहीं होगी। इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। कैसी नहीं है, स्पॉन्टेनियस। कैसे, नॉन स्पॉन्टेनियस। आप स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगी, आप नहीं करेंगे नहीं होगी। आप इसको स्विच से जोड़ेंगे, बैटरी ऑन या इलेक्ट्रिसिटी ऑन तो रिएक्शन चालू, और रिएक्शन भी हो। तो कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ए नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, a non-spontaneous chemical reaction takes place। तो इस सेल में जो रिएक्शन होती है रिडॉक्स की, वो स्पॉन्टेनियस ना होके नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसके बाद अगर हम और आगे चले तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक कंटेनर होता है, सिंगल कंटेनर। उसमें सिंगल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है और उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड हमेशा दो होते हैं, एनोड एक कैथोड। पर यहाँ जो दो इलेक्ट्रोड है वो सेम मेटल के होते हैं, यानी कि two rods of same metal taken as electrode। समझ में आई बात, दो रोड होगी जो इलेक्ट्रोड का काम करेगी, तो वो दोनों अलग अलग मेटल की ना होकर सेम मेटल के, दोनों कॉपर मेटल की हो, दोनों जिंक मेटल की हो। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसकी आगे चले पर और थोड़ा सा, तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, वो ये कि देखिए इलेक्ट्रोड कनेक्ट टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। बैटरी होती है ना, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, जहां तक मैं जानता हूं, आप भी जानते होंगे। तो जो इलेक्ट्रोड, जो मेटल रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, वो यहां एनोड होती है, ठीक है। और एनोड यहां कैसा है, पॉजिटिव है। और जो इलेक्ट्रोड यहां पे इलेक्ट्रोड कनेक्ट टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, वो यहां कैथोड होता है, नेगेटिव। तो आप एक बात समझना कि यहाँ एनोड और कैथोड का जो डिटर्मिनेशन है वो रिएक्शन के ग्राफ पे नहीं हो रहा,
वो ऑन द बिहाफ ऑफ कनेक्टिविटी हो रहा है कि जो भी मेटल रोड आप बैटरी के प्लस से कनेक्ट करेंगे वो एनोड होगी, और जो भी मेटल रोड आप बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे वो कैथोड होगी। तो आपसे कोई पूछे कि दिस टाइप ऑफ सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड कैथोड का डिटरमाइन कैसे होगा, तो हम बताएंगे बैटरी की कनेक्टिविटी को देखकर। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो एनोड है, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो कैथोड। एंड द फाइनल पॉइंट, वन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन taken in one container, यानी कि सेल का अगर कंस्ट्रक्शंस देखें तो उसमें एक ही कंटेनर है, उस एक कंटेनर में एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एक ही मेटल की दो रोड है जो एक एनोड का काम करेगी और एक कैथोड का काम करेगी। और इन द फाइनल, नो सॉल्ट ब्रिज यूज्ड इन दिस सेल, यानी कि सॉल्ट ब्रिज यहाँ यूज में नहीं लिया जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में मेन पॉइंट्स डिक्लेयर करो, तो आप फट से बता सकते हो कि एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करती है। दूसरी बात आप कहेंगे कि सर यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होना शुरू हो जाती है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल। फिर हमने कहा कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, तो एक कंटेनर है, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एक मेटल की दो रोड है जिसमें एक एनोड है और एक कैथोड है। जो बैटरी के प्लस से कनेक्ट है वो एनोड है, जो बैटरी के माइनस से कनेक्ट है वो कैथोड। और यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं। ये किसका डिस्क्रिप्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। अब इसके बाद अपन देखेंगे सेकंड पार्ट, वो है हमारा इलेक्ट्रो केमिकल सेल। जहां तक मैं जानता हूं, हमने कल डिस्कस किया था, इसी का एक नाम था गैल्वेनिक सेल। वैसे इसको एक नाम और भी दिया हमने, वोल्टेइक सेल। अलेक्जेंडर वोल्टा के सम्मान में इसको जो नाम दिया वो था वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक, जीआर गैल्वेनी के नाम से। इस सेल को भी अगर अपन डिस्क्राइब करें तो देखिए यहाँ एक फर्क है। वो फर्क ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक में हम करंट पास करते हैं तब रिएक्शन होती है, यहाँ रिएक्शन पहले होती है, करंट बाद में बनता है। यानी कि यहाँ तो क्या हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी पास, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, और यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन। तो पहले कौन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, और फिर उससे क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है। तो ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है ना। इट इज ए डिवाइस which used to convert chemical energy into electrical energy। रिवर्स है ना, तो ये रिवर्स फिनोमेना है, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट, एक चीज बताइए मुझे, टॉर्च आपने देखी है, घड़ी के सेल आपने देखी, वो सेल टॉर्च का स्विच ऑफ कर दीजिए तो ऑफ है, ऑन कर दी तो ऑन हो जाती है। इसका मतलब तो टॉर्च में बैटरी यूज की गई है, सेल यूज किया गया, उनका रिएक्शन तो चल रही थी, और रिएक्शन से क्या हो रहा था, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही थी वो। पर हाँ, हम यूज नहीं कर रहे तो वो काम में नहीं आ रही। जैसे हमने यूज किया, ऑन किया स्विच, वो काम में आना शुरू हो गई। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि रिएक्शन पहले नहीं हो रही थी अपने आप होने लगी, या आपने विशेष कर दिया, आपने कुछ नहीं किया। तो बैटरी मोबाइल की हो, बैटरी टॉर्च की हो, जो घरों में नॉर्मल सेल यूज होते हैं वो हो, गाड़ी की बैटरी हो, इन सब में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन चलती रहती है, और उसके रिजल्ट से क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी डेवलप होती है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती जाती है। आप यूज करेंगे तो उसका यूज स्टार्ट हो जाएगा, आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करना पड़ेगा तब रिएक्शन होगी, रिएक्शन तो अपने आप हो रही है उसमें। आपने देखा ना, मोबाइल की बैटरी चार्ज करके आप छोड़ देते हो, केमिकल को उसमें कन्वर्ट कर लिया आपने इलेक्ट्रिकल में, तो वो पड़ी है। आप यूज करेंगे तो बैटरी धीरे धीरे काम में आती है, कि नहीं करेंगे तो एक बार पड़ी है वैसे की वैसे। पर आप ऐसा नहीं कि आपको हर बार को विशेष करना पड़ेगा रिएक्शन स्टार्ट करने को। जैसे इसमें किया था, इसमें तो क्या किया था, इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ना पड़ा हर बार, पर टॉर्च को हर बार इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये अपने को समझने की जरूरत है। तो यहाँ जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। तो ये स्पॉन्टेनियस
redox reaction takes place, ठीक है, स्पॉन्टेनियस। रेडॉक्स में क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो सेल में जो रिएक्शन होती है वो रेडॉक्स ही होती है, चाहे सेल कोई सा भी क्यों ना, दोनों में कोई भी हो, सेल में रिएक्शन रेडॉक्स होती है, हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन। थर्ड पॉइंट इसका देखिए, मैं इसको डिफरेंस ले रहा हूं, तो हमने यहां लिखा टू रोड्स ऑफ सेम मैटर, पर यहां उल्टा होता है, रोड तो टू होगी, तो टू रोड्स ऑफ डिफरेंट मैटर, two rods of different metals taken as electrode, समझे बात? तो वहां सेम मेटल की रोड्स थे या डिफरेंट मेटल्स की रोड्स थे? एनोड कैथोड कैसे डिटरमाइन करेंगे? रोड यहाँ इलेक्ट्रोड को ही करेंगे, तो मेटल की रोड है वही इलेक्ट्रोड है, रोड एट विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस, act as एनोड। तो जिस भी रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी वो यहाँ एनोड होगा, एक्ट एज टेक प्लेस एज, समझ में आई क्या? रोड एट विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस एक्ट एज एनोड एंड reduction reaction take place, reduction reaction takes place act as cathode। ये भी समझने की बात है। तो यहाँ बैटरी नहीं लेकर रही, यहाँ तय होगा रिएक्शंस के बिहार पर, जिस भी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी वो एनोड कहलाएगा, और जिस भी रिएक्शन पर जिस भी इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन रिएक्शन होगी वो कैथोड कहलाएगा। क्लियर आ रही है माइंडसेट? पर याद रखना यहाँ जो एनोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, बैटरी के बिहाफ पे नहीं, ये अपन आगे पढ़ेंगे, बैटरी के बिहाफ पे नहीं कह रहे, क्योंकि बैटरी का तो आपको लेन देन नहीं रहा है, या तो रिएक्शंस के बिहाफ पे तय हो रहा है। तो एनोड यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है और कैथोड यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, तो रिवर्स हो रहा नहीं, ये अपन आगे डिस्कस में पढ़ेंगे। इसके बाद अगर अपन अगले पॉइंट पे जाएं, जब दो डिफरेंट मेटल है तो सॉल्यूशन भी तो डिफरेंट होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन हमेशा उसी मेटल का रहते हैं। कॉपर की मेटल के साथ कॉपर आयन का सॉल्यूशन, जिंक के मेटल के साथ जिंक आयन का सॉल्यूशन। तो टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन taken into different container, ठीक है? तो एक ही कंटेनर में दो नहीं है, दो अलग अलग कंटेनर है और दोनों में अलग अलग है, ठीक है? ये हमने कल डिस्कस भी किया। तो दो अलग अलग कंटेनर, जबकि यहाँ कंटेनर एक ही था, और दोनों कनेक्ट जो कंटेनर है उनको जोड़ेंगे किससे? सॉल्ट ब्रिज से। तो बोथ कंटेनर आर joined by salt bridge, ये समझ। तो ये अपने डिफरेंस पढ़ लिया, वो डाउट वाला सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो डेनियल सेल की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और उसका फंक्शंस पढ़ रहे हैं। तो डेनियल सेल का डायग्राम बोर्ड पे बना दिया हमने। डेनियल सेल क्या होता है, उसमें एक जो हाफ सेल है वो जिंक रोड से बना है और एक हाफ सेल कॉपर रोड से बना है। दोनों को हमने थ्रू द वायर, बैटरी, मीटर वगैरह से कनेक्ट कर दिया। दोनों कंटेनर आपस में किससे कनेक्टेड है? सॉल्ट ब्रिज से। तो हम जो इसकी स्ट्रक्चर्स को बता रहे हैं तो हमने पहले स्पष्ट कर लिया कि डेनियल सेल इज ए गैल्वेनिक सेल, यानी कि डेनियल जो है वो गैल्वेनिक का ही एग्जाम्पल है। तो चाहे आप गैल्वेनिक एक्सप्लेन करो, चाहे आप डेनियल एक्सप्लेन करो, बात एक ही है। आप यही एग्जाम्पल एज ए डेनियल रख रहे हो, यही एग्जाम्पल एज ए गैल्वेनिक भी यूज कर सकते हो। तो डेनियल सेल इज ए गैल्वेनिक सेल बेस्ड ऑन जिंक कॉपर सल्फेट रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या है, तो साफ दिख रहा है। इट इज कंसिस्ट ऑफ टू कंटेनर, दिख रहा है ना? तो मैं लिख दूं, आप भी लिख लेंगे। इट इज कंसिस्ट ऑफ टू कंटेनर, वन ऑफ विच
contain zinc sulfate solution one of which contain zinc sulfate solution with Zn rod dipped in it। मैं वही लिख रहा हूँ जो बोर्ड पे दिख रहा है कि एक कंटेनर ऐसा है इसमें जिसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसके अंदर जिंक रोड डूबी हुई है। एंड अदर कंटेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर रोड। तो दो कंटेनर है जिसमें एक में जिंक रोड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा गया और दूसरे को जो दूसरा कंटेनर है उसमें कॉपर रोड जो है उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा गया है। क्लियर? बोथ मेटल रोड एक्ट एज इलेक्ट्रोड। किसकी तरह काम करेगी वो? इलेक्ट्रोड, एनोड एंड कैथोड। एंड connect to each other by wire, battery and meters। तो ये आपस में जुड़े भी हैं दोनों मेटल रोड जो अलग अलग कंटेनर में रखे गए हैं, वो वायर की हेल्प से हमने बैटरी से मीटर से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद अपन आगे जाएं तो बोथ container are connected to each other by salt bridge। इस तरीके से सेल का इंटरनल सर्किट जो है वो पूरा हो गया। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज। तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है कि दो कंटेनर, दो रोड, दो सॉल्यूशन, दोनों इलेक्ट्रोड्स को वायर की हेल्प से हमने बैटरी से मीटर से कनेक्ट कर दिया। दोनों कंटेनर को हमने सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से कंप्लीट कर दिया। सॉल्ट ब्रिज यहाँ दो बड़े काम करता है, ध्यान रखना। पहला काम करता है सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट द इंटरनल सर्किट ऑफ सेल, यानी कि सेल का जो इंटरनल सर्किट है वो सॉल्ट ब्रिज के बिना कंप्लीट नहीं होता है। एंड द सेकेंड, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑन बोथ साइड। बोथ साइड समझ गए ना? दो हाफ कंटेनर यूज हुए ना, दो हाफ सेल, तो दोनों साइड में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम भी किसका है? सॉल्ट ब्रिज का है। तो इस तरीके से इसकी इसको कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया इसका वो हमने बता दिया कि ये इसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से हुआ है। दो कंटेनर लिए गए, एक में जिंक रोड विद जिंक सल्फेट, दूसरे में मेटल कॉपर यूज हुआ, तो कॉपर रोड विद कॉपर सल्फेट, दोनों को हमने थ्रू द वायर, बैटरी, मीटर से कनेक्ट किया है। दोनों जो कंटेनर है जिसको हाफ सेल बोलते हो आप लोग, हाफ सेल्स को कनेक्ट कर दिया सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज यहाँ दो बड़े काम करता है, एक इंटरनल सर्किट को पूरा करता है और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी दोनों साइड में कम ज़्यादा नहीं हो, प्लस माइनस ज़्यादा नहीं हो, इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम भी करता है। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ वो हो गया। अब अपन इसका फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो इसके फंक्शंस की ओर भी चलेंगे अपन अभी। ठीक है, तो सेल का फंक्शन और मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो यहाँ अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बड़ी शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि क्लास 11th का टॉपिक है। वैसे क्या देख रहे हैं अपन? दो रोड है हमारे पास, एक जिंक रोड है और एक है ना। तो इन दिस सेल, अब देखो एक बात याद रखना, इन दिस सेल का मतलब यहाँ डेनियल से है कि डेनियल में क्या हो रहा है। तो इन दिस सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन takes place on जिंक रोड। तो इस सेल में अगर अपन देखें तो जिंक रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिस पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। तो इन दिस सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन जिंक रोड, सो एक्ट एज एनोड।
तो ये जो रोड है ये किसका काम कर रही है, एनोड का। देखो क्या होगा, ये अपना Zn जिंक है सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि रोड है ना, रोड तो सॉलिड ही होती है, छड़ी सॉलिड ही होती है। अब ये टूट रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 आयंस में, और क्या डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। और इसको मैं कहता हूँ हाफ रिडक्शन रिएक्शन, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एनोड जो है यहाँ जिंक है, इस पर्टिकुलर सेल में एनोड कौन है, जिंक है, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए जिंक के पार्टिकल जो हैं Zn+ जो रोड है, उस रोड के पार्टिकल किस फॉर्म में आ गए, जिंक +2 में, और ये जिंक +2 आयन कहाँ गिर गए, सॉल्यूशन में। तो दी Zn+2 आयन गोज इनटू सॉल्यूशन, ये कहाँ चले गए, सॉल्यूशन में चले गए। पर एक बात बताओ कि सपोज कर लेते अपन ये जिंक की रोड है, इसके पार्टिकल टूटकर कहाँ चले गए, सॉल्यूशन में। जैसे इस डायग्राम में देखें तो ये जिंक की रोड थी, यहाँ के Zn पार्टिकल कहाँ चले गए, जिंक +2 के फॉर्म में सॉल्यूशन में चले गए। तो ये अपना वेट कम करेगी, लॉस करेगी, क्योंकि इससे पार्टिकल टूटकर नीचे गिरे। तो Zn+2 आयन गोज इनटू सॉल्यूशन, सो Zn रोड लूजेज इट्स वेट। तो एनोड हमेशा क्या करता है, अपना वेट लॉस करता है। पर एक दिक्कत जो आ रही है उसको भी देखो, यहाँ बोर्ड पे देखना एक बार क्या हो रहा है कि यहाँ के जो Zn पार्टिकल थे, जिंक वाले पार्टिकल, वो ऑक्सीडाइज हो गए जिंक +2 में, और कहाँ चले गए, सॉल्यूशन में। उस दौरान क्या रिलीज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ भी लिखी हुई है 2 इलेक्ट्रॉन। वो 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं बाय ईच जिंक पार्टिकल, वो इस रोड पे जमा होते गए। तो इस पर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी, इसीलिए इसको नेगेटिव टर्मिनल बोला हमने। नेगेटिव टर्मिनल क्यों बोला, बिकॉज ऑफ एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, माइनस का। तो ये रोड धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर रही है, और ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन थ्रू द वायर अगले स्टेशन पे यानी कि कैथोड पे पहुंचेंगे। तो ये समझ में आ रहा है। तो जिंक रोड पे ये हुआ। अब क्या होगा देखिए, एट कॉपर रोड, दूसरी रोड कौन सी है, कॉपर की। कॉपर रोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, एनोड से, जिंक रोड से, कहाँ गए, कॉपर रोड पे। तो क्या होगा, जैसे कॉपर रोड पे इलेक्ट्रॉन पहुंचे, ये जो एक्वस में कॉपर +2 आयंस हैं, ये नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होना शुरू होंगे, और ये यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे, और सॉलिड फॉर्म में इसी रोड पर जमा हो जाएंगे। तो एट कॉपर रोड, कॉपर +2 आयन ऑफ सॉल्यूशन रिसीव electrons and reduce into copper solid, and deposited on copper road। तो यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर +2 आयन जो है वो एक्वस सॉल्यूशन से किसकी ओर अट्रैक्ट हुए, रोड की ओर। रोड पे पहुंचे, इलेक्ट्रॉन लिए, अपने आप को रिड्यूस किया कॉपर सॉलिड में, और वो सॉलिड कॉपर वहीं पर ही जमा हो गया, वहीं पर जमा हो गया। तो रिएक्शन क्या आई, कॉपर +2 कहाँ से, एक्वस सॉल्यूशन से, कहाँ गए, रोड पर। रोड पे क्या मिले इसको, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके सॉलिड फॉर्म में वहीं जमा हो गए। तो ये हो गया हाफ रिडक्शन, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ना, प्लस का चार्ज था 2, जो यहाँ आके हो गया 0, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, रिडक्शन है। तो हाफ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। अब ये जब कॉपर उस, जैसे मान लीजिए यही कॉपर की रोड है, अब इस पे नया कॉपर अमाउंट आके जब ऐड होगा तो इसका वेट इंक्रीज होगा। हाँ, तो कॉपर रोड इंक्रीज देयर वेट, कॉपर रोड इंक्रीज देयर वेट। अब ये 2 हाफ रिएक्शन मोड पे मैंने लिख दी, तो कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो इन दोनों का ऐड कर लेते हैं। दोनों एडिशंस के बाद क्या आ रही, देखो हाफ पार्ट था जिंक कन्वर्ट इनटू जिंक +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड पार्ट क्या था भाई, कैथोड पर
कॉपर +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड, इन दोनों का ऐड कर लेते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस क्या बना, जिंक +2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये जो नीचे आई है ये फाइनल रिएक्शन आ गई आपकी, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कंप्लीट सेल रिएक्शन ऑफ डेनियल सेल तो कौन सी है, जिंक प्लस कॉपर +2 इक्वल Zn+2 प्लस कॉपर। और आपसे 2 हाफ सेल की रिएक्शन पूछे तो 2 अलग अलग पार्ट है, एक एनोड पर एक कैथोड पर। तो ये डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन एंड देयर मैकेनिज्म, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो 1-2 पॉइंट अपन और देख लेते हैं। उनमें से कुछ पॉइंट आपको बोर्ड पे ही दिख जाएंगे। पहला पॉइंट आपको दिख जाएगा कि जिंक रोड जो यहाँ एनोड है ना एनोड, वो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज कर रही है, और इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज कर रही है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट बढ़ रही है, करेक्ट है, बढ़ रही है ना। इसलिए इलेक्ट्रॉन किससे किसकी ओर जा रहे हैं, फ्रॉम जिंक रोड टू कॉपर रोड, फ्रॉम एनोड टू, तो देखिए ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिंक रोड। अब देखिए यहाँ तो जिंक रोड है क्योंकि हम पर्टिकुलर डेनियल की बात, पर जिंक रोड है क्या, है तो एनोड ही। तो ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिंक रोड एक्ट एज नेगेटिव टर्मिनल। अब मैंने कहा नेगेटिव क्यों बेटा, तो आप आराम से बता सकते हो कि सर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है। अब इलेक्ट्रॉन गए किसकी ओर, कॉपर रोड की ओर, पर आप जानते हो ना फ्लो हमेशा हाई टू लो होता है। इसका मतलब उस जिंक रोड में इलेक्ट्रॉन एक्सेस थे तो इस साइड में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है। तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉपर रोड यहाँ किसका काम कर रही है, कैथोड का, एक्ट एज पॉजिटिव टर्मिनल। तो याद रखना एनोड नेगेटिव टर्मिनल होता है और कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है इन द गैल्वेनिक सेल, इन द डेनियल सेल। इसके बाद अगर अपन 1-2 बात और देखें तो डायग्राम को ध्यान रखना और फिर बताना मुझे, मैं पूछूंगा आपसे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बोर्ड पे देखिए और बोर्ड पे देखकर ध्यान लगाइए तो आपको पता लग जाएगा कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेस किस डायरेक्शन में थे, जिंक वाली डायरेक्शन में, और डेफिशिएंट किस साइड में थे, कॉपर वाली में। तो इलेक्ट्रॉन किससे किसकी ओर जा रहे हैं, दिख रहा है ना डायग्राम में, जिंक टू कॉपर तो डेनियल की बात हो रही है, पर पर्टिकुलर ऑल गैल्वेनिक देखें तो एनोड टू कैथोड। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो है एनोड, जो यहाँ कौन है, जिंक रोड, हम तो डेनियल पढ़ रहे हैं ना, टू कैथोड, जो यहाँ कौन है, कॉपर रोड, ठीक है। फिजिक्स पढ़ के आए हो आप लोग, आपको पता है ना करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर अपनी माने कि इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट तो फिर किस साइड में जाएगा, कैथोड कॉपर टू एनोड जिंक की डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करेक्ट है ना। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो ये पूरा सेल का मैकेनिज्म है, एनोड यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, मीन्स एनोड टू कैथोड। समझ में आई बात, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, मीन्स कैथोड टू एनोड। एंड द फाइनल वर्डिक्ट, EMF और सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट।
डेनियल सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है वो 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये सब हमने सीख लिया। अब इन सब को समराइज कर देता हूँ मैं एक बार, एक सेकंड में ना, कुछ थोड़ा सा समय लगेगा। तो डेनियल से जो सीखा वो गैल्वेनिक पे अप्लाई कर लेते हैं और सीखते हैं कि क्या क्या सीखा हमने। तो हमने एक तो सीखा कि एनोड को लेके हमने क्या क्या सीखा डेनियल में या गैल्वेनिक में। हमने सीखा एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। एक तो ये सीखा कि किसी भी सेल में एनोड वही होगा जिस पर ऑक्सीडेशन होगा। दूसरा हमने यहाँ सीखा नेगेटिव टर्मिनल है ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एनोड नेगेटिव टर्मिनल रहेगा, याद रखना है। तीसरा हमने सीखा कैथोड को लेकर क्या सीखा वो भी बता देता हूँ मैं अब आपको। कैथोड में सीखा हमने यहाँ क्या होता है, रिडक्शन टेक प्लेस, और टर्मिनल वाइज कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल। इसके बाद हमने एक पॉइंट ये भी सीख लिया अच्छे से कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो होगा एनोड टू कैथोड। ठीक है, और जिस सेल में पूछा जाए उस सेल का एनोड बता देंगे कौन है, उस सेल का कैथोड बता देंगे कौन है। और करंट पूछा जाए हमेशा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, तो उसका डायरेक्शन क्या बताना है आपको, इसका रिवर्स, कैथोड टू एनोड। ये चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। और एक मैंने कल भी कहा था, एक वर्ड अपन याद रखेंगे हमेशा, लोन। लोन का मतलब है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। समझ में आई बात? तो क्या समझ में आया कि जो एनोड है वो नेगेटिव टर्मिनल है, उस पर ऑक्सीडेशन होता है और सेल डायग्राम में वो लेफ्ट हैंड पे लिखा जाता है। क्लियर? तो ये हो गया कंस्ट्रक्शंस एंड मैकेनिज्म ऑफ डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल। डेनियल और गैल्वेनिक में कोई डिफरेंस नहीं है, डेनियल पर्टिकुलर एग्जाम। हाँ, अब एक टॉपिक लिखेंगे अपन, हेडिंग लगा लें, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल ऑन गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल कह दे, एक ही बात है। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल ऑन डेनियल सेल। डेनियल सेल पे अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल जोड़ दिया जाए, लगाया जाए, अप्लाई किया जाए तो क्या होगा? तो देखिए तीन कंडीशन है। एक, एक्सटर्नल प्रेशर, सॉरी प्रेशर शब्द हटा देता हूँ मैं, अपन क्या दिमाग में रह जाता है कुछ चीज़ें। एक्सटर्नल पोटेंशियल, सॉरी, इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट। आपको पता ना 1.1 वोल्ट किसका पोटेंशियल था? डेनियल सेल का। तो हमने क्या कहा कि अगर जो बाहरी पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है थ्रू द एक्सटर्नल सोर्स, वो किससे लेस है? 1.1 से लेस है, और 1.1 इज सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल। तो यानी कि डेनियल सेल की जो कैपेसिटी है उससे कम एक्सटर्नल पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है, तो सेल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि सेल की कैपेसिटी उससे ज़्यादा है। तो अगर हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन 1.1 अप्लाई किया, देन सेल डूइंग वर्क प्रॉपरली। अगर मैं एक लाइन में ही लिख दूँ तो सेल अपना काम बराबर करेगा, और बराबर करने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो
एनोड जिंक टू कैथोड कॉपर। बेटा मैंने ये जिंक और कॉपर क्यों लिखा समझ में आया? क्योंकि हम लोग डेनियल में भी किसको पढ़ रहे हैं, सॉरी गैल्वेनिक में किसको पढ़ रहे हैं, डेनियल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और करंट फ्लो कॉपर टू जिंक, नॉर्मल काम है नहीं। पर अगर मैं इस कंडीशन को चेंज कर दूं, देखो क्या चेंज कर दूं, इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल इक्वल टू 1.1 वोल्ट, यानी कि सेल की पोटेंशियल और एक्सटर्नल पोटेंशियल दोनों बराबर कर दिए जाए। और आप जानते हो ना, जब दोनों पोटेंशियल बराबर होंगे तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा। भी दो पोटेंशियल इंटरनल यानी कि सेल का, एक्सटर्नल यानी सोर्स का, और वो इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो सेल स्टॉप्ड। स्टॉप में डबल पी आता ना बेटा, हाँ स्पेलिंग एरर। तो सेल स्टॉप्ड यानी कि सेल कोई काम, यानी कि नो करंट फ्लो। तो लैंग्वेज की जरूरत नहीं है ना, नो करंट फ्लो यानी कि सेल में कोई करंट फ्लो, और सेल में करंट फ्लो नहीं होने का मतलब सेल में इलेक्ट्रॉन भी फ्लो नहीं कर रहे, यानी सेल कोई काम ही नहीं कर रहा। तीसरी कंडीशन क्या होगी, इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, यानी कि इस बार जो एक्सटर्नल प्रेशर हमने अप्लाई किया है वो सेल की कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो सेल रिवर्स हो जाएगा। तो समझ रहे हो क्या, सेल डूइंग वर्क बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो जो अभी किधर से किधर था, एनोड टू कैथोड, जिंक टू कॉपर, अब वो दिखाई देगा हमें जो हमारा कैथोड कौन है, कॉपर टू एनोड जिंक। अब ये देखो वैसे तो ये रिवर्स हो गई, जो कैथोड वो एनोड में कन्वर्ट हो गया, जो एनोड है वो, पर मैंने समझने के लिए वही लिख दिया कि आपको पता रहे कि हमारे लिए कॉपर कैथोड था, जिंक एनोड था, ये घूम गया प्रोसीजर। अभी तक इलेक्ट्रॉन जा रहे थे जिंक टू कॉपर, अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कॉपर टू जिंक, और करंट फ्लो इसके उल्टा, यानी कि जिंक टू कॉपर। तो रिवर्स फिनोमेना हुआ कि नहीं हुआ, पहले इलेक्ट्रॉन जा रहे थे जिंक टू कॉपर, अब वो तो चलने लग गए कॉपर टू जिंक, और पहले करंट जा रहा था कॉपर टू जिंक, अब वो चलने लग गया जिंक टू कॉपर। तो सीधी सी बात यही है कि किसी भी गैल्वेनिक सेल पर अगर आप एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, वो लगाया गया पोटेंशियल सेल पोटेंशियल से कम है, सेल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, सेल अपना काम करेगा। इक्वल है, सेल काम करना ही बंद कर देगा, और अगर ज़्यादा लगा दिया आपने तो सेल वर्क तो करेगा बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है क्या, चलें आगे। तो एंड आज का फाइनल टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो हेडिंग लगा लें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये आज का फाइनल टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, और इसी को कह देते हैं हम लोग सेल डायग्राम। ठीक है, वो वाला सेल डायग्राम नहीं, वो होता है नॉमिनेटेड सेल डायग्राम, चित्र बनाते हैं वो एक अलग बात है। किसी भी गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखो हमने स्टार्टिंग में एक बात पढ़ी थी, गैल्वेनिक सेल इसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, याद है क्या, कौन कौन से थे, हाफ ऑक्सीडेशन सेल, जिसको हमने बाद में आगे चल के क्या कहा, एनोड, फिर था एक सोल्ट ब्रिज, और एक था हाफ रिडक्शन सेल जो आगे चल के क्या कहलाया, कैथोड। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन है, सॉल्ट ब्रिज। लेफ्ट हैंड पे किसको लिखना होता है, एनोड को, राइट हैंड पे
कैथोड को। रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे ही करना है, यानी कि आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, पहले एनोड को फिर कैथोड को, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला सोल्ट ब्रिज। तो सोल्ट ब्रिज को किससे कनेक्ट करना है वो तो मैंने बता दिया, दो पैरेलल वर्टिकल लाइन से। समझ में आ रही बात? दो पैरेलल वर्टिकल लाइन खींच देंगे, वो किसको डिनोट करेगी? सोल्ट ब्रिज को। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। अब हमें क्या आना चाहिए? एनोड कैसे रिप्रेजेंट होगा और कैथोड कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले अपन किसको देखते हैं? एनोड को, कि एनोड वाले हिस्से का क्या करना है। तो एनोड पे क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, याद है ना? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है। एक मेटल की रोड होती है, किसी भी मेटल की हो सकती है ना, मेटल की रोड है, सॉलिड है, ये किस में जा रही है? आयंस में कन्वर्ट हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है ना, एक्वस सॉल्यूशन में गिर गई, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। ऐसे ही होता है, मेटल कन्वर्ट इनटू मेटल आयन, मेटल ऑक्सीडाइज इनटू मेटल आयंस। क्लियर है क्या? यही होता है ना। वैसे भी पता लग रहा है ना, जीरो चार्ज है, पॉजिटिव हो रहा है, तो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, देखो रिप्रेजेंटेशन किसका कर रहे हैं? पूरे सेल का या एनोड का? तो एनोड में रिएक्टेंट कौन है? मेटल। तो मेटल कैसा है? सॉलिड, एक लाइन, और क्या बना रहा है? मेटल आयन। कल भी मैंने बताया था, आपको याद होना चाहिए कि वर्टिकल लाइन सेपरेशन के तौर पे तभी लगाते हैं जब दोनों फेज डिफरेंट हो, तो सॉलिड है और इक्वस। यहाँ एक चीज़ अपन करते हैं, C1। C1 क्या है? इंडिकेशन है C1, तो वैसे है क्या C1? C1 का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ Mn+ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है ना उसकी कंसंट्रेशन है। अगर वो 0.1 तो यहाँ 0.1 लिखेंगे, 0.5 तो 0.5 लिखेंगे। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे किसको? एनोड वाले हिस्से को। मेटल ऑक्सीडाइज इनटू मेटल आयन, ये वर्टिकल लाइन लगा देंगे। ये हाफ रिप्रेजेंटेशन हो गया एनोड का। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीडेशन की कोई रिएक्शन ये लिखी जाए, सपोज कर लीजिए जिंक ऑक्सीडाइज इनटू जिंक +2 आयन, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? Zn सॉलिड वर्टिकल लाइन, Zn+2 एक्वस, और इसकी कंसंट्रेशन C1 जो भी होगी, ऐसे ही करेंगे ना। पर ये हाफ सेल का हुआ ना रिप्रेजेंटेशन, हाफ का और देखते हैं। एक बात दिमाग में जरूर आती है कई बार बच्चों को कि सर यहाँ क्यों नहीं लिखा कंसंट्रेशन? सॉलिड की कंसंट्रेशन ऑलवेज कंसिडर्ड 1, और जब उसको एक ही मानना है तो लिखने की जरूरत नहीं है। कैथोड, कैथोड को रिप्रेजेंट कैसे करें? कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होती है। क्या होती है? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन इसका उल्टा होता है ना, रिवर्स। तो यहाँ क्या होता है? तो सॉल्यूशन में आयंस हैं, अभी कुछ ही मिनट पहले पढ़े थे हमने, वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं और सॉलिड मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे? पहले किसको लिखते हैं? जो रिएक्टेंट है Mn+, एक्वस कंडीशन में है, ये इसकी कंसंट्रेशन C2 लिख देता हूँ मैं। फिर एक वर्टिकल लाइन और फिर M सॉलिड। C2 क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ Mn+ सॉल्यूशन। एक बात बताओ मुझे, दोनों मैंने Mn शो किया, मेटल मेटल, पर आपको पता है ना डेनियल हो चाहे गैल्वेनिक हो, दोनों मेटल सेम नहीं है, दो डिफरेंट मेटल होगी। जानते हो ना, ये तो हमने शुरू में ही पढ़ा था, बेसिक में ही। अगर मैं आपको कहूँ इसको एग्जांपल से बताओ, तो जैसे मान लो एक रिएक्शन है कॉपर +2 सॉल्यूशन है, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, कॉपर सॉलिड बनाता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करें इस फॉर्म में? हाँ +2, हाँ C2 स्लैश के वर्टिकल लाइन है, कॉपर सॉलिड। सही है क्या? तो 2 हाफ रिप्रेजेंटेशन हो गया।
अब फाइनल पे चले जाते हैं अपन, हाफ तो हो गया, अब दोनों को साथ लिख देते। तो देखो कैसे करें, इसके अकॉर्डिंग करेंगे ना, तो कैसे करेंगे देखो, पहले एनोड वाला पार्ट और फिर कैथोड वाला पार्ट, और दोनों के बीच वर्टिकल लाइंस, 2 वर्टिकल लाइंस, जो किसको डिनोट करती है, सोल्ट ब्रिज। पहले किसको लिखना होता है, एनोड को। एनोड कैसे लिखा जाता है, देख लो, मेटल सॉलिड वर्टिकल लाइन, मेटल आयंस एक्वस देयर कंसंट्रेशन C1, फिर 2 वर्टिकल लाइन पैरेलल है जो किसको डिनोट कर रही है, सोल्ट ब्रिज को। फिर कौन से वाला पार्ट आएगा, कैथोड वाला, जो कैसे लिखा जा रहा है, इसका रिवर्स, मेटल आयन एक्वस C2 मेटल सॉलिड। ये हो गया फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ठीक है, क्या हो गया ये, फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। देखो, एक गैल्वेनिक सेल मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, जिसको रिप्रेजेंट करना आपको, ठीक है, और उसकी रिएक्शन बोर्ड पे मैंने लिख दी, जिंक सॉलिड कॉपर +2 एक्वस एरो, जिंक +2 एक्वस कॉपर सॉलिड। ध्यान से समझना, एक बार बोर्ड पे देखो, लिख दिया हमने, और हमने इसको क्या पूछा है, रिप्रेजेंट करिए। तो देखो, रिप्रेजेंट करने के लिए आपके दिमाग में 2-3 बातें चल रही है कि सर पहले एनोड को रिप्रेजेंट करना है, फिर कैथोड को रिप्रेजेंट करना है, और बीच में दोनों के सोल्ट ब्रिज सबसे आसान, 2 वर्टिकल लाइन। तो एनोड और कैथोड डिटरमाइन कैसे करें, तो इस रिएक्शंस के 2 पार्ट बनाएंगे, देखो समझने के लिए, कि जिंक का क्या हो रहा है, जिंक +2 में चेंज हो रहा है, और कॉपर +2 का कॉपर में हो रहा है, करेक्ट है ना। तो जिंक +2 में चेंज हो रही है, तो 0 चार्ज है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, ऑक्सीडेशन है, तो ये है ऑक्सीडेशन। सेकंड पार्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको, ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे। तो यहाँ कौन से वाले रोड एनोड है, जिंक वाली रोड एनोड है, तो पहले एनोड को लिखेंगे। एनोड पे क्या लिखते हैं, जो दिखाई दे रहा है कि Zn सॉलिड चेंज हो रहा है +2 एक्वस में, कंसेंट्रेशन दे रखी होगी तो वो लिखेंगे, नहीं तो C1 से लिख देंगे। फिर वर्टिकल 2 लाइनें ना, जो किसको बता रही है, सोल्ट ब्रिज को। अब कॉपर वाली बात होगी, कैथोड वाली बात हुई, तो कैथोड कौन है यहाँ, हाँ C2, फिर वर्टिकल लाइन सॉलिड। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, इस गैल्वेनिक सेल का, और ये डेनियल का भी है ना, यही रिप्रेजेंटेशन किसका है, डेनियल का है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। एक और एग्जांपल शायद मैं समझ लूँगा, अगर आपने सही किया तो क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। बोर्ड पे मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करना है, तो पहले तो इसमें वही ऑक्सीडेशन रिडक्शंस को फाइंड आउट कर ले। तो देखो, कॉपर टू कॉपर +2 हो रहा है, Ag+ से Ag हो रहा है, कॉपर से कॉपर +2, 0 टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन। समझने के लिए मैंने लिख दिया, पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना होता ये। तो मुझे बताओ, यहाँ कॉपर की रोड किसका काम कर रही है, एनोड का। इसका मतलब ये नहीं होता कभी कि कॉपर यहाँ कैथोड है तो भविष्य में हर जगह ही, हाँ हर जगह कैथोड होगा, ज़रूरी नहीं है ना। तो ये समझ में आई बात। तो पहले एनोड को रिप्रेजेंट करिए, तो क्या होगा, हाँ कॉपर सॉलिड रिएक्टेंट पार्ट, फिर वर्टिकल लाइन, फिर कॉपर +2 एक्वस C1 इसकी कंसेंट्रेशन जो गिवन है, जो जैसे भी अपने को दे वैसा लिख देंगे, नहीं दे तो नहीं लिखेंगे। 2 वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द सोल्ट ब्रिज। फिर यहाँ एक बात है, 2 and 2 सेम तो कैंसल, तो Ag+ एक्वस C2 Ag सॉलिड।
ऐसे अपने को रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है क्या माइंडसेट में? कोई डाउट नहीं है? चलें आगे। ठीक है, तो अगला काम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे।